ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में एक नया एक्ट जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। चैप्टर की जो वेटेज है वो 20 से 25 नंबर की होगी आप लोगों के लिए। छोटा सा एक्ट है बट वेटेज बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छे से करना यार, है ना। ओके, अब से बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की कि ये पार्टनरशिप एक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो एक्ट है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है, तुम वहां क्यों झांक रहे हो वैसे? इधर आ जाओ, या तो यहाँ किसी यहाँ आ जाओ, आओ चलो आ जाओ, आदित्य आ जाओ, मेरा बच्चा आ जाओ, मेरा लाल। आओ तुम भी आओ। हम्म, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। सो बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप पे, यानी कि जब भी हमने पार्टनरशिप फॉर्म करी तो ये एक्ट एप्लीकेबल होएगा। तो मुद्दा ये आता है ये पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले समझेंगे पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप समझ गए तो जो रिलेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ उसी रिलेशन पे ये एक्ट एप्लीकेबल होएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अगर मुझे पार्टनरशिप को फॉर्म करना है तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए हमारे पास है 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट। वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट अगर किसी भी रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी। सबसे पहली बात, हमें कम से कम 2 और मोर पार्टीज चाहिए। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होने चाहिए यार। तो मिनिमम जो पार्टीज हैं, 2 पार्टी की बात कर रहे हैं। ये पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है हमारे पास कि हमारे को 2 पर्सन चाहिए कम से कम। हाँ, मैक्सिमम भी बताइए तो मैम, जब पार्टी की बात हो ही रही है तो मैक्सिमम भी समझ ही लेते हैं। तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए आपने को 2 पार्टी चाहिए, बट मैक्सिमम की बात करते हैं तो मिनिमम 2 की बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो पर्सन है पार्टनरशिप में, बेटा ये डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड होएगी तो वहां पे 100% हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। और अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो फिर यहाँ पे बेटा मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं? 50 ही हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो फिर यहाँ पे 100% मैक्सिमम हो सकते हैं। और अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 50% हो सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मेरे को पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होएगा पार्टनरशिप पे। और पार्टनरशिप क्या है, मैं 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताने जा रही हूँ। अगर ये 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो पार्टनरशिप हो जाएगी। ठीक है, तो पहला इंग्रेडिएंट है कम से कम 2 पार्टी चाहिए। और मैक्सिमम यहाँ पे 100 हो सकते हैं अगर रजिस्टर्ड है, और 50 हो सकते हैं अगर अनरजिस्टर्ड है। जब मैंने ये बात कही कि अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, तो इस पे एक बात को और आपको क्लियर कर देती हूँ। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जहां पे आप इसको चाहो तो रजिस्टर करवाओ, चाहो तो रजिस्टर ना करवाओ। यानी कि पार्टनरशिप में सेक्शन 69 कहता है कि मर्जी करे तो रजिस्टर करवा लो, मर्जी करे तो रजिस्टर ना करवाओ। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो कुछ डिमेरिट्स है जिनको आपको फेस करना पड़ेगा, बट अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, है ना। तो कुल मिला के यहाँ से एक बात हमें और क्लियर हो रही है कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, आप चाहो तो रजिस्टर करवाओ, चाहो तो आप इसको रजिस्टर ना करवाओ, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहला तो मैंने कहा 2 पार्टी होने चाहिए। दूसरी बात करती हूं मैं, सर एग्रीमेंट होना चाहिए 2 पार्टीज के बीच में। एग्रीमेंट, देखो पार्टनरशिप का दूसरा नाम ही एग्रीमेंट है। अगर अगर हमें पार्टनरशिप को फॉर्म करना है तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मेरे पास ना एग्रीमेंट का होना इसेंशियल है। अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ये केस में पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ये बात को? तो एग्रीमेंट का होना मस्ट है।
दो पार्टीज अगर इकट्ठे होते हैं और एग्रीमेंट करते हैं तभी बात बनेगी, और अगर एग्रीमेंट नहीं, दो पर्सन इकट्ठे होकर कोई पर्टिकुलर एक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और अविनाश इकट्ठे होकर किसी पर्टिकुलर एक्ट को, किसी टास्क को किया, कुछ पैसे कमा लिए, नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना मस्ट है। अच्छा सर, तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास कि हमें क्या चाहिए, बिजनेस चाहिए। अगर बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप नहीं, अगर बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। टू और मोर पर्सन एसोसिएट होते हैं और उनके बीच में बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग है या इनकम की शेयरिंग है या रेवेन्यू शेयरिंग है, तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलते। मतलब मैम ये बात समझ में नहीं आई। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं और रमन इकट्ठे हुए और हम दोनों, इसके पास 50 लाख थे, मेरे पास 50 लाख थे, तो हमने कहा यार इस 50 लाख का क्या करें, तो हमने क्या किया, एक घर परचेज कर लिया। हमने और रमन ने 50-50 लाख लगा के एक घर परचेज कर लिया, और अब हम हो गए इस घर के को ओनर। मतलब आधा प्रॉपर्टी मेरा, आधा प्रॉपर्टी इसका, और हमने इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया। अब इस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, और इस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए का रेंट आ रहा है। इसमें से 50,000 रुपए मैं रख लेती हूँ और 50,000 रुपए मैं रमन को दे देती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम दोनों ने मिलके, हम दोनों ने एक एसोसिएशन फॉर्म करी। उस एसोसिएशन ने क्या किया, अब मैंने कुछ पैसे लगाए, इसने कुछ पैसे लगाए, और हमने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, और इस प्रॉपर्टी को हमने लेट आउट कर दिया। लेट आउट पे करने पे हमारे को कुछ रेंटल इनकम आ रही है, हम उसे शेयर कर रहे हैं। तो मुद्दा ये आता है कि क्या मेरे और रमन के बीच में, क्या ये पार्टनरशिप है? तो कानून कहता है नहीं यार, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये को ओनरशिप है। एंड इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक को ओनरशिप है, एंड को ओनरशिप पे पार्टनरशिप के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब को ओनरशिप कैसे बना? क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस को बचपन में आपको बताया गया था कि बिजनेस में क्या होता है, कुछ एक्सपेंस होंगे, एक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, कुछ एक्सपेंस होंगे, कुछ हमारे पास रिसिट आएगी, है ना, कुछ हमारे पास रिसिट आएगी, कुछ एक्सपेंस होंगे, इनको लेस करेंगे, यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, इधर का अमाउंट आया तो ये हमारा लॉस कहलाएगा। इस तरीके की ट्रांजेक्शन हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे कोई ट्रांजेक्शन एंड ऑल तो हम लोग कर ही नहीं रहे यार रेगुलर बेसिस पे, तो इसका मतलब यार ये बिजनेस नहीं है, समझ रहे? तो इसका मतलब ये कि ये को ओनरशिप है, और को ओनरशिप पे पार्टनरशिप के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप को आपको फॉर्म करना है तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए बिजनेस का होना मस्ट है। अगर बिजनेस नहीं हुआ तो पार्टनरशिप नहीं होगी। समझ रहा है ये बात को? ठीक है, अगली बात करते हैं। तो पहला तो दो पार्टी चाहिए, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, किससे संबंधित, बिजनेस से संबंधित एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए। तीसरा एग्रीमेंट है कि बिजनेस होना चाहिए, एंड चौथा एग्रीमेंट, चौथा कॉन्सेप्ट है, चौथा पॉइंट है इसमें कि इनके बीच में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। क्या हुआ, इतना गंदा मुंह क्यों बनाया? हाँ, गर्मी लग रही है? अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? देखो यार, एजेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो, अब एजेंसी आपने पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता देती हूँ। सर एजेंसी का मतलब क्या होता है? एजेंसी एक रिश्ता होता है। एजेंसी का मतलब होता है ये एक रिलेशनशिप है। ये कैसी रिलेशनशिप है मैम? देखो एजेंसी में क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और दूसरा पर्सन होता है जिसको हम एजेंट बोलते हैं। प्रिंसिपल इसको ऑर्डर देता है कि तुमको ये एक्ट करने हैं, और ये एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है। एंड इसने जितने भी एक्ट किए उन सारे एक्ट के लिए कौन आंसरेबल होता है? प्रिंसिपल आंसरेबल होता है। तो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एजेंसी। तो एजेंसी एक रिश्ता है जहाँ पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है, और वो पर्सन प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है, और प्रिंसिपल एजेंट के द्वारा किए गए सभी के सभी एक्ट के लिए आंसरेबल होता है। इसको बोलते हैं एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब बेटा होता है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, जरा समझना ध्यान से। एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, ये दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया। अब इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई, तो एक्स जो है वो वाई के लिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, और वाई एक्स के लिए प्रिंसिपल और एजेंट है। मतलब
एक ही टाइम पे एक्स वाई के लिए प्रिंसिपल भी है और उसके लिए एजेंट भी है, यानी एक्स वाई को ऑर्डर भी दे सकता है कि तुम मेरे लिए ये काम करो, और साथ ही साथ वो वाई के लिए काम भी करेगा। तो एक्स वाई का प्रिंसिपल और एजेंट, और वाई एक्स का प्रिंसिपल और एजेंट, दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट है। तो जब ऐसी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है ना यार? एजेंसी का मतलब एक पर्सन प्रिंसिपल और दूसरा पर्सन एजेंट, तो ये एजेंसी है। लेकिन जब दो पर्सन है और दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। आई कहानी समझ में? तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का होना क्या है? मैंडेटरी है। ठीक है ना यार? तो पहला इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है? टू पार्टीज चाहिए। दो पार्टीज क्यों एसोसिएट होंगे? फॉर द बिजनेस, एंड बिजनेस के लिए दोनों के बीच में होना चाहिए एग्रीमेंट, और साथ ही साथ दोनों के बीच में होनी चाहिए म्यूचुअल एजेंसी। दोनों के बीच में नहीं, पार्टनर्स के बीच में होनी चाहिए म्यूचुअल एजेंसी। एंड यहाँ पे होना चाहिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी शेयर करने की बात कर रहे हैं। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होएगा तो सर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं होएगी। जैसे मैं एंड रमन इकट्ठा होते हैं, एसोसिएट होते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट मेकिंग का, हम प्रॉफिट नहीं बनाना चाहते, हम बस लोगों की सेवा के लिए इकट्ठा हुए हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए इकट्ठा हुए हैं यार। तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप नहीं है। सो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए अपने को प्रॉफिट का होना मांगता है, ये मैंडेटरी है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी पार्टनरशिप नहीं होगी। एंड अगर प्रॉफिट की शेयर करने की बात करें, बहुत सारे बच्चे मुझसे यहाँ पे पूछते हैं कि मैम सिर्फ प्रॉफिट की, अगर लॉस हो गया तो? देखो कॉमन सेंस है, प्रॉफिट है सुख, तो जो सुख शेयर करेगा वो दुख भी शेयर करेगा, अगर स्पेसिफिकली उसको अलग नहीं किया गया है तो। आई बात समझ में? कभी कभी जब आप आगे चल के पढ़ोगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो पार्टनर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए भी कुछ पार्टनर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई स्पेशल कंडीशन है तो फिर तो वो पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करेगा, तो लॉस को शेयर नहीं करेगा। अदरवाइज इन जनरल अगर आप पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हो तो आप प्रॉफिट भी शेयर करोगे और आप लॉसेस भी शेयर करोगे। बोलो इतनी कहीं समझ में आती है? तो सर हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, एंड ये एक्ट एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप पे। और पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट। अगर ये 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो हम इसको पार्टनरशिप बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास है और ये भी तो एक एसोसिएशन है ना, 2 और मोर पर्सन एसोसिएट हुए, तो क्या हम इस एसोसिएशन को पार्टनरशिप बोल सकते हैं? बोलो, अरे तुम सब इकट्ठा हुए, मैं भी इकट्ठा हुई हूँ, इस एसोसिएशन को पार्टनरशिप नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मैम बिजनेस नहीं है हम दोनों के बीच में, मतलब मेरा तो बिजनेस है लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में इस एसोसिएशन को, मेरी और सर की एसोसिएशन को बोल सकते हैं पार्टनरशिप, बिकॉज हम एसोसिएट हुए हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए यार, है ना? मतलब बिजनेस में, है ना? आगे समझो कि यार अच्छा प्रॉफिट के लिए, तो हम और सर इकट्ठा हुए यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग के लिए यार। तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे बिजनेस भी है, प्रॉफिट मेकिंग भी है यार। लेकिन ये जो एसोसिएशन है यार, यहाँ पे यार हम दोनों के बीच में बिजनेस मिसिंग है, तो बिजनेस नहीं है, तो इस एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप भी बोलेंगे। यानी कि आप किसी भी एसोसिएशन को पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हो, आप उसी एसोसिएशन को पार्टनरशिप बोलोगे जहां पे बिजनेस होएगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट मेकिंग होएगा, तभी वो एसोसिएशन आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी। अदरवाइज कुछ और कहलाएगी, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। एक भी इंग्रेडिएंट मिस हुआ तो पार्टनरशिप नहीं होगी, एक भी इंग्रेडिएंट मिस नहीं होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि एक्सप्लेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ पार्टनरशिप। मुझे भी लगा कि इंस्टीट्यूट ने क्या ही पूछ लिया है, समझ रहे ये बात को? तो ध्यान से समझना, ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स मैंडेटरी है। आई बात समझ में? ओके, अब सर बात करते हैं सर एक्ट की। सर ये एक्ट जो है वो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप आपको समझ में आ गई कि पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप पे। ये एक ऐसा एक्ट है जो एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे। आज की डेट में सारे के सारे एक्ट पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पे भी एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट फर्स्ट डे ऑफ द अक्टूबर 1930 को एप्लीकेबल हो गया था, हमारे आया था। एंड यहाँ पे 1 अक्टूबर 1933 को ये क्या हुआ था? इंप्लीमेंट हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है एक्ट के पास होने की डेट अलग हो सकती है और इम्प्लीमेंटेशन की डेट अलग होती है। तो ये 1932 में पास हुआ था, 1933 में ये एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करते हैं ये पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल होता है। और पार्टनरशिप क्या होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं पे था हमारे पास,
अब बात करते हैं कौन से ऐसे पर्सन, सबसे पहले मैंने कहा कि पार्टनरशिप को फॉर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 पर्सन चाहिए। अब वो जो 2 पर्सन है वो कौन होने चाहिए यार? सर सबसे पहले कोई भी ऐसे पर्सन होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, जिनके अंदर कॉम्पिटेंसी हो। जैसे अगर रमन ये पागल आदमी है तो यार मैं इसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकती। इसका ना कॉम्पिटेंसी होना, इसका कॉम्पिटेंट होना मैंडेटरी है। कॉम्पिटेंसी का मतलब हुआ कि ये मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिससे कॉन्ट्रैक्ट करना प्रोहिबिटेड हो यार, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या कहा कि कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वही पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकता है। माइनर की बात करते हैं, क्या लगता है माइनर पार्टनर बन सकता है? सर नहीं, कभी भी नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कौन से पर्सन पार्टनर बनेंगे, कोई भी पर्सन जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी है वही पार्टनर बनेगा, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है वो पर्सन पार्टनर नहीं बनेगा बेटा। और माइनर आपको पता है हमारे वहां कानून में माइनर यानी कि जो पर्सन 18 साल से कम उम्र का है उसको माइनर बोलते हैं, और माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। मैम हमने तो 12वीं क्लास में पढ़ा था, 12वीं क्लास में पता नहीं तुमने क्या पढ़ा। सर यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है, एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा दिया आप लोगों को, मैं पढ़ा रही हूँ आपको कानून, और ये कानून की किताब है, और कानून की किताब में लिखा हुआ है कि माइनर कैन नॉट बिकम द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। माइनर को प्रोहिबिट किया गया है। तो मैम हमने क्या पढ़ा था बेटा, आपने पढ़ा था कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म माइनर को एंट्री दे सकता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए। लेकिन पार्टनर होने का मतलब हो गया कि आपके कंधों पे जिम्मेदारियां हैं, आपको डिसीजन लेना है, आपको बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है। अब एक माइनर बच्चा जो कि इनोसेंट है, उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं है, वो पर्सन कैसे पार्टनर बन सकता है, वो पर्सन कैसे डिसीजन ले सकता है? तो माइनर को सिर्फ और सिर्फ हम बेनिफिशियरी बनाते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी होना और बेनिफिशियरी होना बहुत अंतर है। तो माइनर को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी बना सकते हैं। अगर कानून ने उसको एक नाम दिया है बेनिफिशियरी का, तो यस ऑफ कोर्स वो पार्टनर नहीं बनेगा यार, उसको पार्टनर नहीं बोलेंगे। फिर नाम दिया बेनिफिशियरी तो बेनिफिशियरी बोलेंगे, और जिसको नाम दिया पार्टनर का तो उसको पार्टनर बोलेंगे यार। आई बात समझ में? तो माइनर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी बन सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता। बोलो इतनी कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर बाय इटसेल्फ। ऑफ कोर्स जिसकी लीगल आइडेंटिटी होएगी वो तो पर्सन की कैटेगरी में आएगा, एंड पर्सन की कैटेगरी में आएगा तो ये सब कोर्स वो बन जाएगा। तो एक कंपनी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंपनी को भी हम पार्टनर बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, ठीक है। अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन नेशनल एंड एलियन फ्रेंड इज पॉसिबल, नहीं वैसे तो पॉसिबल नहीं है इन जनरल, क्योंकि फॉरेन नेशनल्स का इंडियन पार्टनरशिप में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बाहर का बंदा यहाँ आके पार्टनर बनना चाहता है तो ये सबको हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो लोग कहानी समझ में आती है क्या? आगे बात करते हैं। टू पार्टनरशिप फर्म्स कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। मैम ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है कि एक फर्म ए है और एक फर्म बी है। मैंने क्या कहा, पर्सन नहीं कहा इनको, पार्टनर नहीं कहा है, मैंने क्या कहा है, एक एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट है, एक पी क्यू आर एंड एसोसिएट है। क्या ये दोनों, ये पी क्यू आर एंड एसोसिएट इसकी फर्म, इसकी पार्टनर बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि फर्म की कोई लीगल आइडेंटिटी, कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है। जैसे कंपनी में पढ़ोगे कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी कानून की नजरों में एक पर्सन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे फर्म, फर्म कानून की नजर में कोई पर्सन नहीं है। मतलब मैम फर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है? नहीं यार, फर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, फर्म कोई पर्सन नहीं होती है। मतलब कैसे ही होती है फर्म? जैसे मैंने कहा, देखो ये देखो नालायको, अब जैसे मैंने नालायकों का तुम लोग सब मुझे देखने लगे यार, है ना। इसका मतलब है कि क्या तुम्हारा नाम नालायक है? तुमने भी तो मुझे, मेरी तरफ देखा ना तुमने, मैंने कहा इधर देखो नालायको, तुम सब देखने लगे। वो देखो वो आया आज, उसको पता है हम ही नालायक है, मतलब सीरियसली आप लोग नालायक हो। अब पता नहीं क्या हो, मैंने नालायकों कहा तो सब मुझे देखने लगे। अब एक्चुअली मुझे आप लोगों को कहना कि इधर देखो, अब मैं किस किस का नाम लेके कहूं, तो मैंने आप लोगों को एक नाम से बुलाया नालायको, यानी तुम सबका एक कॉमन नाम है नालायक, ठीक है। लेकिन क्या नालायक की कोई आइडेंटिटी है? नहीं। तुम्हारा अपना
अपनी आइडेंटिटी है। नालायक तो कंबाइंडली मैंने तुमको एक नाम दे दिया कि नलायको इधर देखो, तो एक नाम जो तुम सबको कंबाइन करके दिया वो नलायको, तो नलायको रिप्रेजेंट करता है इस एसोसिएशन को। ठीक वैसे ही फर्म एक नाम है, जैसे नलायक एक नाम है वैसे फर्म एक नाम है। तो कई सारे पार्टनर इकट्ठा हुए हैं तो उन सबके एसोसिएशन को एक नाम रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्म। यानी फर्म की कानून की नजरों में कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। समझ रहे बात को? तो इसीलिए एक फर्म दूसरे फर्म की पार्टनर नहीं बन सकती, लेकिन इस फर्म में एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। क्या पी बन सकता है इसका पार्टनर? यस। क्या क्यू बन सकता है? यस। क्या आर बन सकता है? यस। तो ये तीनों बन सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन मुन्ना अगर कहो कि ये फर्म बन जाए तो फर्म की तो कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, इसलिए फर्म नहीं बन पाएगी। बोलो इतनी कहानी समझ में आती है? फिर इसके बाद इसेंशियल एलिमेंट्स में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहले अपने को 2 पार्टीज चाहिए। 2 पार्टी पे मुझे थोड़ी सी बात करनी थी, मैंने आपको बता दिया कि हमारे को 2 पार्टी चाहिए एंड 2 पार्टी मिनिमम चाहिए एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 या 50 हो सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये जो बात है 100 और 50 की, ये कहाँ लिखी हुई है? क्या पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है? मैंने पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ डाला, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इतने होने चाहिए। फिर मैंने कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 464, एंड जब मैं कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 पढ़ती हूँ तो वहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी एसोसिएशन को, अगर रजिस्टर्ड एसोसिएशन है तो 100 हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, एंड अगर अनरजिस्टर्ड तो 50 हो सकते हैं, और अगर अनरजिस्टर्ड है 50 से 51 हुए तो वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। तो 464 का जो हेडिंग है वो है इलीगल एसोसिएशन, कि कब एक एसोसिएशन को हम इलीगल बोलेंगे। तो अगर अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन कोई भी है और उसमें 50 से अधिक पर्सन हो जाते हैं तो वो एक इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी, और अगर कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन है तो उसमें 100 होने चाहिए, 100 से ज्यादा हुए तो इलीगल बन जाएगी। आई बात समझ में यार? ध्यान रखोगे इस बात को। तो ये वाली बात कहाँ मेंशन है बेटा? याद रहेगा तुम लोगों को, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 464 में ये बात को मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके ठीक है। मिनिमम हो गए, मैक्सिमम हो गए। कैरिंग ऑफ बिजनेस इज इसेंशियल, बिजनेस का होना मैंडेटरी, अगर बिजनेस नहीं तो फिर पार्टनरशिप नहीं। एंड साथ ही साथ क्या कहा है? बिजनेस को करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। इनफैक्ट पार्टनरशिप का दूसरा नाम एग्रीमेंट ही है, क्योंकि ये एग्रीमेंट के बेसिस पे ही चलती है। ठीक है, एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आपको भाई बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट होएगा तो हम शेयर करेंगे। बट यहाँ पे एक बात कहते हैं कि sharing of profit of business is the essence of the partnership, but it is cannot be conclusive evidence। conclusive का मतलब है अरे भाई प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या पार्टनरशिप नहीं होएगी? बोलो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या पार्टनरशिप नहीं बनेगी? भाई कभी कभी ऐसा होता है हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं, शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई यहाँ पे ना? म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है। जब जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनके बीच में ऐसा रिश्ता है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल एजेंसी। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको आता है 5 नंबर में लिखने को तो लिख लोगे यार कि एक्सप्लेन पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो मुझे लग रहा है लिख लोगे यार एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे कॉन्सेप्ट, आगे हम लोग केसेस करेंगे अब हम लोग, है ना? सो यहाँ पे आते हैं हेडिंग नंबर बी पे। लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? लिखेंगे इसको वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्टनरशिप क्या है ये समझ में आ गई। नाम ऑफ करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है। यार हमारे पास ना बेसिकली 3 तरीके की पार्टनरशिप होती है। 4 लिख रखा है क्या? 4 लिख रखा है, इग्नोर मारना तुम चौथी वाली को, नहीं चौथी को नहीं, दूसरी वाली को। हमारे पास मुख्यतः जो मेनली जो पार्टनरशिप होती है वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज की गई है। एक है हमारे पास पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? देखो कभी कभी ना 2 और मोर पर्सन एसोसिएट होते हैं
और वो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए एसोसिएट होते हैं कि जब तक ये इवेंट चलेगा तब तक हम साथ में रहेंगे, एंड इवेंट खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, एक आर्किटेक्ट है, ये दो इकट्ठा हुए, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मान लो मैं इंजीनियर हूं और ये एक आर्किटेक्ट है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट में फर्क होता है ना, पता है ना, इन जनरल हम सब एक ही समझते हैं ना। तो मान लो मैं इंजीनियर और ये एक आर्किटेक्ट, और हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हॉस्पिटल बनाने का। अब दोनों ही पर्सन चाहिए, किसी एक पर्सन से घर नहीं, हॉस्पिटल नहीं बनेगा। तो मेरे को मतलब मैं इंजीनियर हूं तो मुझे ये आदमी भी चाहिए। तो मैंने कहा यार देखो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है हॉस्पिटल बनाने का, एक काम करते हैं मेरे साथ मिल के आप क्या करो, हॉस्पिटल बनाओ। इसने कहा ओके ठीक है। मैंने कहा तो फिर ठीक है डन, जब तक हॉस्पिटल बनेगा तब तक हमारी पार्टनरशिप चलने वाली है। हॉस्पिटल को अब देखो, पर्टिकुलर का मतलब है जब तक हॉस्पिटल बन के रेडी नहीं होता तब तक हम पार्टनरशिप में रहेंगे। समझ रहे हैं? अब ये 2 साल में भी बन सकता है, 5 साल में बनेगा, 7 साल में बन सकता है। तो जब तक हॉस्पिटल नहीं बनता तब तक हम दोनों पार्टनरशिप। जैसे ही हॉस्पिटल बन के तैयार, यानी कि हमने पार्टनरशिप करी थी किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, इवेंट कंप्लीट, पार्टनरशिप कंप्लीट। ओके ठीक है बाय, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। समझ रहे हैं बात को? तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब जब 2 और मोर पर्सन एसोसिएट होते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हैं किसी इवेंट के लिए, इवेंट खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समझा क्या? मैम मान लो ऐसा हो, अच्छा ये वाली बात मानेंगे, पहले मैं टाइप्स पढ़ा दूं फिर। तो पहली पार्टिकुलर पार्टनरशिप, दूसरी के पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड टर्म। पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड टर्म का मतलब हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल मैं भी एडवोकेट और ये भी एडवोकेट, ये क्रिमिनल केसेस को देखते हैं और मैं कॉमर्शियल केसेस को देखती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है क्रिमिनल केसेस के साथ कॉमर्शियल केसेस आ जाते हैं, कॉमर्शियल क्रिमिनल आ जाते हैं। तो मुझे ना एक बंदा चाहिए था कि जो, मैं कॉमर्शियल केसेस देखती हूँ, ये क्रिमिनल केसेस देखता है। मैंने सोचा कि एक काम करते, इसे पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है पार्टनरशिप करते हैं रमन के साथ, लेकिन ये पार्टनरशिप हम 5 सालों के लिए करेंगे। तो जब 2 और मोर पर्सन एसोसिएट होते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हैं फॉर अ फिक्स्ड टर्म, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड टर्म। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, पहले पर्टिकुलर इवेंट बेस्ड है, पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड टर्म टाइम पे बेस्ड है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, ये क्या होती है? विल मतलब इच्छा। तो कोई ऐसी पार्टनरशिप, मान लो फॉर एग्जांपल मैं रमन से मिली एंड रमन तो मतलब वाओ व्हाट अ मैन, क्या मतलब अच्छी पर्सनालिटी है यार इसकी, है ना, क्या पढ़ा लिखा आदमी है, कितना डिसेंट है यार, है ना, और इसके साथ काम करने में मजा आएगा, है ना, बड़े बड़े सपने देखता है यार, तो मतलब लाइफ में बहुत आगे जाना है, बड़ी सोच रखता है। तो इससे मैं मिली तो मुझे लगा कि वाह यार इसके साथ काम करने में मजा आएगी। इसने मेरे को भी देखा तो कहा कि यार ये औरत के साथ काम करने में मजा आएगी। तो हम दोनों ने क्या कर लिया, पार्टनरशिप कर ली। अब ये है कि ठीक है, जब तक सोच मिलेगी तब तक पार्टनरशिप में रहेंगे। जिस दिन लगता है कि डिस्प्यूट हो रहा है, ओके ठीक है, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, जहां पे कोई इवेंट नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विल है, इच्छा है कि जब तक दिल मिलेंगे, सोच मिलेगी, तब तक हाथ मिलाएंगे। जिस दिन दिल मिलना और सोच मिलना बंद हो गए, उस दिन हाथ मिलाना बंद कर देंगे यार। ठीक है ना यार? ओके तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। मतलब यहाँ पे इच्छा पे कि जब तक हमारा मन करेगा हम तब तक पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है ना यार? तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की पार्टनरशिप होती है। पहली कौन सी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप विच इज बेस्ड ऑन इवेंट। दूसरी है पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड टर्म जो कि टाइम पे बेस्ड है। एंड थर्ड है पार्टनरशिप एट विल, ये अपनी इच्छा पे बेस्ड है। बोलो इतनी कहीं समझ में आती है? अब मैम एक क्वेश्चन है, बोलो मैम, मान लो फॉर एग्जांपल आपने और रमन ने हाथ मिलाया और हॉस्पिटल बनाने के लिए, यानी आपने पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म करी। हाँ ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप आपने फॉर्म करी, लेकिन मैम 5 साल के बाद आप लोगों को अच्छा लग रहा है काम करते हुए, है ना,
और हम चाहते हैं कि हम इस पार्टनरशिप को आगे भी कंटिन्यू करें, तो क्या मैम ऐसा हो सकता है कि हम इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स हो सकता है। तो फिर मैम क्या ये तब भी पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? विल कहलाएगी। सब पता है तुम लोगों को, पढ़ रखा है क्या? तो पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है वो खत्म हो गई है बट फिर भी हम पार्टनरशिप को आगे कैरी करना चाहते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक यही चीज है पार्टनरशिप ऑफ फिक्स टर्म के लिए। अगर कोई पार्टनरशिप ऑफ फिक्स टर्म फॉर्म किया, 5 साल पूरे हो गए बट हमें अच्छा लग रहा है काम करके और हम आगे भी इस रिलेशनशिप को कैरी करना चाहते हैं, तो ये पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। और पार्टनरशिप एट विल तो तुम समझते हो। नाउ एक और पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है ना, दिख रहा है आप लोगों को, सब पार्टनरशिप। और जब लिखा है तो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मेनली 3 ही पार्टनरशिप होती है बट डिस्कस कर लेते हैं यार। देखो भैया यहाँ पे लिखी है सब पार्टनरशिप। सब पार्टनरशिप क्या होती है जरा समझना। देखो प्यारे भाइयों और बहनों, एक्स एंड वाई ये 2 पार्टनर्स हैं और इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म करी। ठीक है, ये एक फॉर्म है। लेकिन वाई ने अपने अंडर में जेड को अपॉइंट कर लिया। जब वाई ने अपने अंडर में जेड को अपॉइंट किया है और वाई ने इसको कुछ काम दिए, वो ये काम कर रहा है, इसको कुछ एक्ट दिए, वो ये एक्ट कर रहा है। मतलब एक्स एंड वाई ने मिलकर नहीं किया है, वाई ने किया है जेड को अपॉइंट। सर जी अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, पार्टनरशिप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड रिलेशनशिप होती है। एंड जो रिलेशन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, उस रिलेशन में से अगर कोई पर्सन और एंटर करता है तो सबकी कंसेंट से, यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी नए पर्सन को इस फॉर्म में एंट्री करनी है तो एक्स और वाई दोनों की कंसेंट चाहिए। अगर कोई, अभी आगे चल के पढ़ोगे आप कि कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा तो कंसेंट ऑफ ऑल, कोई जाएगा तो कंसेंट ऑफ ऑल। आई बात समझ में? कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा तो कंसेंट ऑफ ऑल आएगा। एक्स ने यहाँ पे कंसेंट नहीं दिया, वाई ने अपने अंडर में जेड को अपॉइंट कर लिया। तो जब कानून ने कह रखा है जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री करेगा तो कंसेंट ऑफ ऑल करेगा, तो जब कानून ने ये बात कह रखी है कि कंसेंट ऑफ ऑल ही आप पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री कर सकते हो, तो ये कैसे आ सकता है जेड? जेड आ ही नहीं सकता है। यानी जेड का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है यार, ये क्या है? अब तुम लोग नाजायज को देख के ना बहुत लोग हाँ नाजायज रिश्ता है, इतना गंदा टर्म तुम लोग सोचने लगते हो कि यार गंदा शब्द है। अरे गंदा नहीं है यार, जिस रिश्ते को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो नाजायज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रमन की एक शादी हो गई और रमन ने अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ के होते हुए दूसरी शादी कर ली, तो कहते हैं पहली वाइफ के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वो जायज है और दूसरी वाली के साथ नाजायज है। अब लोग सोसाइटी इसको इतने गंदे, मतलब लगेगा सोसाइटी को लगता है यार ये इतना गंदा शब्द है, हम इसे कैसे बोल सकते हैं यार, ये गाली है। अरे यार वेरी सिंपल यार, जो रिकॉग्नाइज्ड है वो जायज है, जो रिकॉग्नाइज नहीं है वो नाजायज है यार। तो लॉ ने कहा कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग एक वाइफ है तो आप दूसरी शादी करके दूसरी वाइफ लेके नहीं आ सकते, या तो फिर वो रिश्ता खत्म कर दो यार, तब दूसरी वाली को लेके आओ। लेकिन तुमने पहली वाली के साथ रिश्ता खत्म नहीं किया, दूसरी वाली को तुम लेके चले आए, तो फिर लॉ कहता है नहीं हम उस रिश्ते को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे यार। आई कहानी समझ में आया? ठीक वैसे यहाँ पे जब कानून कह रहा है जब कोई पार्टनर आएगा तो कंसेंट ऑफ ऑल आएगा, यानी एक्स एंड वाई दोनों की कंसेंट चाहिए, और अगर एक्स की कंसेंट के बगैर वाई जेड के साथ पार्टनरशिप करता है तो ये रिश्ता क्या है? नाजायज है यार। तो नाजायज रिश्ता है यानी कि लॉ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, यानी कि ऐसा कोई रिश्ता होता ही नहीं है यार। बट 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 सर कभी कभी, क्या नाम है तुम्हारा? जफर, जफर भैया, जफर भैया की एक शादी हुई, जफर भैया ने दूसरी शादी कर ली। आप बताओ क्या दूसरी वाले के साथ रिश्ता नाजायज हो जाएगा? हाँ नहीं होगा नाजायज, क्योंकि मुस्लिम लॉ में कितनी शादियां कर सकते हैं? 4, 4 कर सकते हैं। देखो कितना खुश है यार भाई, देखो ना उसके चेहरे में चमक देखो यार, है ना।
तो मुस्लिम लॉ में हम 4 शादियां कर सकते हैं, तो एक शादी इसने करी थी, दूसरी वाली को भी ले आया यार, चलो साथ पे रहो, बढ़िया है, तीसरी को भी ले आया यार, है ना। तो यार ये रिश्ता नाजायज नहीं है। ठीक वैसे ही मैं आ रही हूँ, कॉन्सेप्ट पे आ रही हूँ सर। कानून वैसे तो सब एजेंसी को इजाजत नहीं देता है, बट जब एजेंसी के कानून को आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे भी तो एक्सेप्शन हो गया, कानून प्रोहिबिट करता है रमन में शादी नहीं कर सकते हैं, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि ठीक है मुस्लिमों में 4 शादियां हम कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे कानून भी इजाजत देता है सब एजेंसी की। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो कि सब एजेंसी कर सकते हैं, अगर कस्टमरी हो, जैसे मुस्लिम शादी कर लेते हैं, दूसरी भी जायज हो गई, द रीजन बिहाइंड की कस्टमरी है। कस्टमरी का मतलब है इनकी संस्कृति ये कहती है, इनकी सभ्यता ये कहती है, तो कहती है, तो ये चीज रिकॉग्नाइज बाय लॉ है। तो वही चीज कभी कभी ऐसा होता है, कस्टमरी कुछ प्रोविजंस होते हैं जहां पे सब एजेंसी को लॉ रिकॉग्नाइज करता है। जब एजेंसी के नियमों को आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे सब एजेंसी लीगल होती है। तो अगर उन केसेस में वाई ने अपने अंडर में जेड को अपॉइंट किया, तो वाई जेड का जो रिश्ता है ये क्या कराएगा, सब पार्टनरशिप कराएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बैड होता है, हमेशा ही वॉइड होता है। इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। उन 3 एक्सेप्शंस में ऐसा हो सकता है कि हम सब पार्टनरशिप को ही फॉर्म कर ले। एक पार्टनर एक एजेंट अपने अंडर में किसी और को अपॉइंट कर लेता है, आई कहानी समझ में, तो वहां पे वो चीज वैलिड हो जाएगी। एक कस्टमरी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड है ना। तो ये सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इन जनरल सब पार्टनरशिप नहीं होती है, बट एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है। आई कहानी समझ में। चलो अब एक ही काम करते हैं, एक बार फटाक से हम रीड कर लेते हैं, क्योंकि मैं बिना रीडिंग कराए आगे नहीं बढ़ूंगी, आगे आएंगे। वैसे मैं बता चुकी हूं, बस आपको एक बार रीड करवाना है, लैंग्वेज से गो थ्रू करवाना है। देख लो, पर्टिकुलर का मतलब बेटा कौन सी है, इवेंट बेस्ड ना, इवेंट बेस्ड। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर, यानी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, ठीक है। और अंडरटेकिंग्स, जैसे हॉस्पिटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो लाइबिलिटी तो हुई ना, लाइबिलिटी हुई तो हम उसको लिखते हैं अंडरटेकिंग, ठीक है। ऑल रिक्विजिट्स ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी प्रेजेंट, ऑल रिक्विजिट्स ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। Where the adventure is completed, such partnership must be dissolved. लेकिन अगर हम उसके बाद भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। And when the person decided to continue partnership after completion of adventure, it became a partnership at will. बोलो गाड़ी समझ में आ गई। अगर आएगा तो ऐसा लिख लोगे, 5 नंबर में पूछ रखा है बेटा क्वेश्चन यार, है ना। सब पार्टनरशिप, when a partner of a firm agree to share his own share, यानी वाई अपने प्रॉफिट को जेड के साथ शेयर करना चाहता है, so profit with an outsider it is called sub partnership and outsider is called sub partner. A partner is free to make an agreement of sub partnership provided it does not affect the position of the partner with reference to, अच्छा अब देखो सब पार्टनर, देखो देखो जैसे मैंने कहा नाजायज रिश्ता, रमन की एक शादी उसने दूसरी शादी कर ली, तो इसके सारे राइट्स जो होंगे पहली वाइफ के होंगे, सेकंड वाइफ के कोई राइट्स नहीं होंगे। ठीक वैसे ही अगर आप सब पार्टनर को लेके आते हो ना, तो सब पार्टनर के सारे राइट है, लेकिन सब पार्टनर जेड को फर्म में कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। तुम्हारा रिश्ता है, तुम बाहर बनाओ अपना रिश्ता, यहाँ पे कोई तुम्हारे को अधिकार नहीं मिलेगा, कानूनी अधिकार नहीं मिलेंगे। देखो वही चीज लिख रखी है, a sub partner is not connected with the firm. दूसरी शादी करके आए तो वो महिला को इसके घर वाले एंट्री नहीं देंगे, फिर वो कोर्ट जा भी नहीं सकती है कि नहीं मुझे घर में एंट्री चाहिए। समझ रही बात को। ठीक वैसे ही एक सब पार्टनर को इज नॉट कनेक्टेड विद द फर्म, समझ रहे, हैज नो रिलेशनशिप विद द पार्टनर्स इन द फर्म। वाई ने अपना शेयर देना दे दे, लेकिन एक्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा, एक्स अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा। एक्वायर्स नो राइट टू टेक पार्ट इन और इंटरफेयर विद द फर्म्स बिजनेस and can claim his agreed share from the partner with whom enter into a sub partnership. और सिर्फ जेड वाई के साथ ही अपना प्रॉफिट डिमांड कर सकता है और किसी के साथ नहीं कर सकता है।
Upon dissolution of the firm, he is in the same position as that of transferee of partner share. डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर वाई की डेथ हो जाए या वाई को कुछ हो जाए तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के जो अधिकार होते हैं सिर्फ वही अधिकार वाई को मिलेंगे। आई कहानी समझ में? तो यहाँ पे कुल मिला के ये कह रहे हैं कि रिश्ता ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में बनता है, अदरवाइज सब पार्टनर जैसी कोई चीज नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा ना, मुख्यतः पार्टनरशिप 3 ही प्रकार की होती है, बट हम इसको लिखते इसलिए क्योंकि कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता भी है। ठीक है, तो इसीलिए आप लिखेंगे 4, पर आप लिख के भी आएंगे कि ये होती नहीं है, बट हम ऑफकोर्स बता रहे हैं कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल, विल कौन सी है? A partnership is called partnership at will when the duration of the partnership is not fixed and where no provision is made as to whom and how partnership will come to an end. तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। जब भी हमें पार्टनरशिप एट विल को खत्म करना है, वेरी सिंपल, हम पार्टनर्स को नोटिस देंगे कि भैया देखो अब बस हो गया, अब हम और रिलेशनशिप को कैरी नहीं कर सकते, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जा रहे हैं इस पार्टनरशिप से। तो एक नोटिस देके आप उस पार्टनरशिप फर्म से निकल सकते हो। ठीक है, अगर पार्टनरशिप एट विल है, सिंपल नोटिस देके आप पार्टनरशिप से एग्जिट कर सकते हो। समझता क्या? पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म, ये बता चुकी हूं मैं आप लोगों को, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जो कि फिक्स टर्म के लिए ही फॉर्म होती है एंड वो टाइम पीरियड के बाद ये खत्म हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप ऑफ फिक्स टर्म। एंड व्हेन अ पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस इवन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, इट इज नॉट अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं होगी, और ये क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। बोलो कहानी समझ में आती क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? सब समझ में आया क्या? चलो ना मूव करते हैं, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। कितने तरीके के पार्टनर होते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअल पार्टनर और एक्टिव पार्टनर। अब ये एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर का मतलब, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एंड रमन ने पार्टनरशिप फॉर्म करी, तो मैं एंड रमन दोनों ही बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों ही मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर दोनों के पास है, दोनों मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों डिसीजन ले रहे हैं, दोनों एग्रीमेंट करके आए हैं, दोनों प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों लॉसेस भी शेयर कर रहे हैं, है ना? और अगर रिटायरमेंट होएगा तो नोटिस देके बाय बाय बोल के ही हम जाएंगे। तो जो पार्टनर्स का ये रिश्ता होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर। ठीक है ना यार? देखो एक बार, एक्टिव पार्टनर और एक्चुअल पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? ही इज वन हु बिकम्स अ पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट। तो हमने कहा था ना, एग्रीमेंट करके आए। अच्छा, एंड इज एक्टिवली एंगेज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे डिसीजन साथ मिलके ले रहे हैं। ही इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के क्या है? हम एजेंट है, यानी कि रमन मेरा एजेंट है और मैं रमन की एजेंट हूं। एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड ही बाइंड हिमसेल्फ एंड द पार्टनर्स, और हम अपने किए गए एक्ट के लिए एक दूसरे को बाइंड भी कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जब हम फॉर्म छोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? नोटिस भी देंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। ठीक है ना यार? नॉमिनल पार्टनर, बचपन में सुने होंगे नॉमिनल पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ अपना जो नेम है वो क्या करता है? लेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देता है। और मजे की बात तो ये है कि ये अपना नाम तो देंगे लेकिन ये प्रॉफिट भी शेयर नहीं करते। अब ऐसे कौन से पार्टनर होते हैं? कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल, कोई जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे दादाजी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में, दादाजी के नाम पे फर्म स्टार्ट हुई है, जैसे मान लो बद्री सर्राफ एंड सन्स करके, मान लो ये इनकी, अब इनके 2 भाई हो गए, एसोसिएशन हो गई, पार्टनरशिप हो गई। अब नाम किसका था? कोई बद्री सर्राफ थे जिनका नाम था, और अब बद्री सर्राफ के 4 बेटे हुए, बद्री सर्राफ का चैप्टर क्लोज, उनके 4 बेटों ने उस बिजनेस को एक्वायर किया, तो 4 बेटे हैं तो बहस तो होगी, तो उन्होंने क्या किया? पार्टनरशिप कर लिया कि हम 4 लोगों की इस वेंचर में पार्टनरशिप है। अब वो पार्टनरशिप के नाम से चल रहा है, लेकिन नाम किसका यूज हो रहा है? बद्री सर्राफ जी का। अब उन्होंने 100 साल पहले इसको बनाया था, आज भी बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जो बद्री सर्राफ जी के नाम पे होते हैं, उनके काम पे होते हैं, वो अपने काम में ईमानदारी दिखा रहे थे। उन्होंने एक पर्टिकुलर मार्केट बनाई, उस पर्टिकुलर मार्केट में ट्रस्ट क्रिएट किया। इतना आसान नहीं होता बिजनेस में ट्रस्ट क्रिएट करना कि आप जाओ उसके पास जाके लाखों का सामान ले आओ। तो उन्होंने एक टाइम पीरियड तक एक बहुत बड़ा समय दिया और लोगों का भरोसा जीता, अच्छे क्वालिटी के ज्वेलरी दिए लोगों को,
अच्छे क्वालिटी के जेम्स दिए दो लोगों को। तो अब उनके बेटे आज के टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, आज के टाइम में वो इस दुनिया में भी नहीं है, बट वो किसकी गुडविल यूज कर रहे हैं? बद्री सर्राफ साहब की गुडविल यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है बद्री सर्राफ जी ने क्या किया, अपना नाम दिया। या हो सकता है वो इस दुनिया में हो बट वो काम से रिटायरमेंट ले चुके हो और अपने बेटों को उन्होंने वो बिजनेस दे दिया। तो बेटे बिजनेस कर रहे हैं लेकिन नाम तो पिता का ही यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। नाम उनका है बट वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कोई और कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके के कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके की पार्टनरशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, कि एक ऐसा पार्टनर जो अपना नाम तो लेंड करता है, जिसके नाम पे ट्रांजेक्शन आता है, जिसके नाम पे बिजनेस आता है, लेकिन वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है और वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर कुछ कांड हुआ, यानी कि तुमने कुछ भी कांड कर दिया, कोई भी ऐसा, आपको मान लो किसी को बद्री सराफ ज्वेलर में किसी एक ब्रांच पे आप गए और उन्होंने ज्वेलरी आपको खराब दे दी, मिलावटी वाली ज्वेलरी दे दी, तो बेटा तुम कंप्लेन करोगे उन्हीं के नाम पे। नाम बदनाम किसका होएगा? उन्हीं का होएगा, भले ही वो उनके बेटों ने किया है, बट नाम तो बदनाम उन्हीं का होने वाला है। आई बात समझ में? तो ये चीज है, ही इज अ पार्टनर ओनली बाय नेम एंड ओनली हिज नेम इज यूज्ड। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, क्योंकि वो एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं यार। बट हेल्ड लाइबल, लेकिन वो लाइबल होंगे अगर उनके नाम पे कोई भी गलत कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो लाइबल होंगे। आ जाओ। एंड ही शैल गिव नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट और अदरवाइज व्हेन टर्मिनेटिंग हिज रिलेशनशिप विद द फर्म। और अगर बद्री सराफ साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें अपना नाम देना ही नहीं है, जैसे चार बेटे हैं, एक निखट्टा नायक निकल गया, वो कहे तीन बेटों के साथ मेरा नाम जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा, तो इसके बिजनेस में नोटिस देंगे कि इसके बिजनेस में हमारा कोई नाम नहीं है, हमारे नाम पे इसके साथ बिजनेस ना किया जाए। तो अगर आप नॉमिनल पार्टनर हो, आप अपना नाम दे रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपका नाम यूज ना करे, तो फिर इस केस में आपको नोटिस देके बताना पड़ेगा दुनिया को कि हम इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। समझ रहे ये बात को? तो एक बार फिर से देख लो, नॉमिनल पार्टनर कौन है? जो सिर्फ अपना नाम लेंड करता है, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट भी नहीं शेयर करते ये, लेकिन अगर कुछ भी कांड हुआ तो गुडविल किसकी खराब होगी? इन्हीं की। मुकदमे भी किसके होंगे? इनके होंगे यार। समझ रहे बात को? और अगर आपको इस पार्टनरशिप से जाना है, अपना नाम विड्रॉ करना है, तो आपको पब्लिक नोटिस देके नाम विड्रॉ करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में आप देखते होगे अक्सर, है ना, कि मेरा अपने इस बेटे के साथ या मेरे इस बिजनेस के साथ कोई भी लेना देना अब नहीं है। न्यूज़पेपर में लोग नाम, वो पब्लिक नोटिस होती है। पब्लिक नोटिस में आप बताते हो कि हमारा अब इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे नाम पे बिजनेस ना करे, हमारे नाम पे ट्रांजेक्शन ना करे। समझा क्या? आगे बढ़ू। तो एक तो एक्टिव पार्टनर पढ़ा, दूसरा पढ़ा नॉमिनल पार्टनर। नाउ मूव करते हैं स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। अब ये स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कौन से होते हैं? स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर का मतलब हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रमन मेरे पास आया कि मैम मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। मैंने कहा देखो यार, ऐसा है कि मैं तुम लोगों, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करती नहीं हूँ, मैम प्लीज मैम आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो यार, है ना। तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं, लेकिन यार मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरे को बीच में लेके आओ, ठीक है। भाई वो बहुत पैसा है, बहुत कैपिटल है। मैंने कहा ठीक है तुम्हें कैपिटल चाहिए ना, ये लो कैपिटल, ये लो 10 करोड़ रुपए, जो आप बिजनेस करो। 10 करोड़ के रिस्पेक्ट में जो प्रॉफिट होगा वो मैं शेयर करूंगी, लेकिन मेरा नाम आप ज्यादा यूज मत करना। मैं बैकएंड पे रहूंगी, मैं फ्रंट पे नहीं आने वाली हूँ। समझ रहे हैं? तो इसको स्लीपिंग पार्टनर, जो बैकएंड पे रहता है लेकिन फ्रंट पे नहीं आता, लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट पे शेयरिंग भी करता है। कोई ऐसा पार्टनर जो बैकएंड पे कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आना चाहता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग पार्टनर। ही इज अ वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि भाई मुझे क्यों भाई ये बुला रहे यार, ना मैं मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करूंगी, इनके पास पैसा नहीं है यार, तो ये चाह रहे हैं कि मैं पार्टनरशिप में इनके साथ आऊं तो थोड़ा बहुत पैसा लगा दूं इनके बिजनेस में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है यार, लगा देते हैं पैसा यार, अपना बच्चा है यार, लगा देते हैं। तो लगा दिया इनके पैसे इनके बिजनेस में। मुझे ज्यादा मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस मत करवाओ, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट भी नहीं करना है, कैपिटल लगाऊंगी, प्रॉफिट ले जाऊंगी, दैट्स बात खत्म, और मेरा कोई खास लेना देना नहीं होगा। ही इज अ वन हु कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा, एंड हैज शेयर इन द प्रॉफिट्स बट डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। यार मैं इतने बिजनेस हैं कि मैं किस बिजनेस पार्टिसिपेट करूं यार, नहीं करूंगी मैं। ठीक है,
तो बिजनेस पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ प्रॉफिट जो लगाया उसमें मैं क्या करूंगी, जो कैपिटल लगाई उसमें मैं शेयरिंग लूंगी। एंड इज लाइबल टू लाइक एनी अदर पार्टनर बट वे आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, कि भैया देखो हमारा किसी से लेना देना नहीं है, किसी लाइबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम, अपने को प्रॉफिट से मतलब है। अगर ऐसा अग्रीमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए ले लूंगी, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए मुझे, और अगर ये एग्रीमेंट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, पार्टनर हूं मैं, कैपिटल लगाइए, प्रॉफिट भी शेयर कर रही हूं, तो और ये स्पेसिफिकली एग्रीमेंट नहीं है कि मैं किसी और लाइबिलिटी के लाइबल नहीं हूं, तो मैं लाइबिलिटी के लाइबल भी रहूंगी। आई बात समझ में? एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस। क्यों? क्योंकि भैया देखो अगर मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं तो मैं, मेरे नाम पे तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। जब मेरे नाम पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है तो एज सच मेरा कोई कोई मुझे जानता ही नहीं है। जब कोई मुझे जानता ही नहीं है तो मेरे नाम पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। तो मैं अगर जाती भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई भी पर्सन मेरे नाम पे ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? तो मुझे पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। बोलो कहानी समझ में आई क्या? पक्का पक्का सबको समझ में आ गई कहानी? चलो हेडिंग करो, टाइप्स ऑफ पार्टनर लिख के दिखाओ तीनों पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और कौन सा पार्टनर? लिख के दिखाओ फटाक से।
हाँ, ये कौन बोल रहे, कौन बोला ये? देवांश तो बोल ही नहीं सकता है, देवांश नहीं बोल सकता है। एक जो नालायक हो ना वो तुम हो, आ जाओ। ओके, मजाक कर रही, चलो जाने दो। अच्छा जाने दो यार, छोड़ दो यार, है ना, ठीक है। चलो, एक्टिव पार्टनर कर लिया, और कौन सा किया? स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। ना आप बात करते हैं सब पार्टनर। सब पार्टनर पार्टनर होता है, क्या बोलोगे? इन जनरल नहीं होता है, बट एक्सेप्शनल केसेस में होएगा यार, समझ रहा ये बात? इतना लेक्चर दिया है जायज और नाजायज पे। A sub partnership comes into existence when one of the partner agree to share his profit from the firm with with the stranger. Such third party is called sub partner. समझता बात को? आगे बात करते हैं माइनर एज ए पार्टनर। ओ मैं तो अभी अभी बता चुकी हूँ ना यार, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी बन सकता है यार, सिर्फ बेनिफिशियरी बन सकता है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता यार, है ना। तो माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर क्योंकि वो इनकैपेबल होता है, लेकिन ऑफ कोर्स हम उसको बेनिफिट के लिए एडमिट करते हैं तो वो हमारी पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिशियरी बन सकता है। समझता है ये बात को? एंड ही इज नॉट पर्सनली लाइबल बट इज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी इन द फर्म इज लाइबल। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पार्टनरशिप में आप हो और अगर आपको कोई लॉसेस वगैरह हो गए हैं, तो ये सिचुएशन में आप अगर कोई लॉसेस हो गए हैं तो जो बेनिफिशियरी है, जो माइनर है, उसको अपना प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ेगा, बट आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती। जैसे पार्टनरशिप में आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम किसी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हैं तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई पार्टनर है और इनको अपने बिजनेस में कोई क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो ये नुकसान के लिए जो बिजनेस की जो एसेट है वो तो बिकेगी बिकेगी, बिजनेस की एसेट है तो वो तो बिकेगी बिकेगी। इसके अलावा ना इनको पर्सनली अपने घर से भी पैसे लेके आने पड़ेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो इसी में कोई छोटा जेड है जो बेनिफिशियरी है, तो ये रिस्पेक्ट में इसको सिर्फ अपना प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ेगा, इसको पर्सनली घर से कुछ नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्स एंड वाई है तो इनको घर से भी पैसे लेके आने पड़ेंगे। आई कहानी समझ में आया तो ये बात ध्यान रखना। इनकमिंग पार्टनर, ये तो मैं अभी आगे चल के बताऊंगी इनकमिंग पार्टनर कौन सा, बता देती हूँ। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म है, जैसे मान लो एक्स एंड वाई एसोसिएट करके एक फर्म है, एक्स एंड वाई एसोसिएट करके एक फर्म है, इसमें जेड की एंट्री हो रही है। अगर जेड की एंट्री हो रही है तो इसका मतलब क्या है? जेड इनकमिंग पार्टनर है। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पर्सन आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? इनकमिंग पार्टनर कहलाएगा। आई बात समझ में? आउटगोइंग का मतलब होता है जो पार्टनर जा रहा होता है उसको आउटगोइंग पार्टनर हम लोग बोलते हैं। इस पे अभी डिटेल में चर्चा करने वाले आगे, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट इस पे हमारे पास है ना। चलो, एक कॉन्सेप्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैम ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है मेरे लाल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को बताया है कि एक एक्टिव पार्टनर है। अच्छा, जब ये एक्टिव पार्टनर क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म से जा रहा होता है, जब जा रहा होता है यानी फर्म डिसॉल्व हो रही होती है, तो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे इसको क्या करना पड़ता है? इसको पब्लिक नोटिस देना होता है। अगर आप एक्टिव पार्टनर हो तो जब आप फर्म से जा रहे हो यानी आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि भैया देखो, हम अभी तक इस पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब मैं इस पार्टनरशिप में से जा रही हूँ, मेरा इस पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, मेरा नाम यूज ना किया जाए और कोई भी पर्सन मेरे नाम पे ट्रांजेक्शन ना करे, तो आप एक पब्लिक नोटिस देते हो कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। अब इसी को बोलते पब्लिक नोटिस। अब अगर मान लो कोई एक्टिव पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो बहुत सारे लोग तो ऐसा समझेंगे ना कि आप आज भी इस पार्टनरशिप फर्म में जुड़े हुए हो, और बहुत सारे लोग आपके नाम पे ट्रांजेक्शन कर लेंगे। भाई अगर आपका नाम किसी से जुड़ा हुआ है और कोई पर्सन आपके नाम पे आ रहा है, अब कोई पर्सन आपके नाम पे आ रहा है, आपके नाम पे ट्रांजेक्शन कर रहा है, आपके नाम पे उसको भरोसा है, और कल को उसने आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया और उस पार्टनरशिप फर्म में उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको लॉस हो गया,
तो कॉमन सेंस है, उस लॉस के लिए वो क्या करेगा, आपको लाइबल ठहराएगा और आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अगर कोई पर्सन, अगर आप कहीं पे अपना नाम लेंड कर रहे हो और बाद में अपना नाम विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको पब्लिक एट लार्ज को बताना पड़ेगा कि भैया हमारे नाम पे ना करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। बट अगर आप नहीं जाते हो और आप ऐसा करते हो, तो फिर ये सिचुएशन में आपको क्या, अगर पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तो ऑफकोर्स आप क्या होगे, लाइबल हो गए। आई कहानी समझ में? तो होल्डिंग आउट को यही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और केस में आपको बता दूं, कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन, रिटन या फिर बाय ओरल रिप्रेजेंटेशन या फिर बाय कंडक्ट, जब वो दुनिया को बताए कि मैं पार्टनर हूं, जब वो दुनिया को बताए कि मैं पार्टनर हूं, तो हूं मैं पार्टनर। देखो, रिटन रिप्रेजेंटेशन, अब मैं इस पे बहुत डिटेल में अभी चर्चा करने वाली हूँ। बेटा रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने किसी को लिख के दिया कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में हूं, जबकि मैं नहीं हूं। या मैंने कोई ओरली किसी को बोल दिया कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। हूं नहीं, लेकिन मैंने बोला कि मैं इस फर्म की पार्टनर हूं, और आपने मेरी उस ओरल रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा कर लिया और भरोसा करके मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉमन सेंस में लाइबल होंगी। मैम नहीं समझ में आ रहा है यार, एग्जाम्पल देके सिखाओ। और देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक ए बी सी की पार्टनरशिप फॉर्म है। इन्होंने, इन तीनों पार्टनर ने क्या किया, एक लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें लोन दे देंगे, बट एक बार हम फिजिकली इंस्पेक्ट करना चाहते हैं आपकी फर्म को। ए बी सी ही पार्टनर है और कोई पार्टनर नहीं है। डी इनका लंगोटिया यार है, टाइप ऑफ फ्रेंड है, डी से बहुत गहरी दोस्ती है इनकी। तो उस दिन ऑफिस में डी भी था, एंड डी मार्केट में एक बहुत रेपुटेटेड पर्सनालिटी है, बहुत रेपुटेशन है, बहुत गुडविल है डी की। बैंक का बंदा जब इंस्पेक्ट करने के लिए आया, तो उसने देखा डी इस फर्म में ऑफिस बैठा हुआ है, और बैंक के बंदे ने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो उसके आंसर ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है। डी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि जैसे वो इस फर्म का पार्टनर है। डी ने रिप्रेजेंट किया जैसे वो इस फर्म का पार्टनर है। ए बी सी ने भी यही रिप्रेजेंट किया कि डी इस फर्म का पार्टनर है, जबकि डी इस फर्म का पार्टनर नहीं है। बट डी ने भी रिप्रेजेंट किया और एबीसी ने भी रिप्रेजेंट किया। जब एबीसी ने डी को पार्टनर बताया, तो डी चुप था। बैंक के पर्सन ने समझा कि एबीसीडी इसमें 4 पार्टनर है, और 4 पार्टनर है, तो ये रिस्पेक्ट में क्या हुआ, बैंक ने, भाई डी रेपुटेड पर्सनालिटी था, बैंक ने 500 करोड़ का लोन अप्रूव कर दिया। अब बैंक ने 500 करोड़ का लोन अप्रूव कर दिया, और बाद में इस फर्म ने डिफॉल्ट कर दिया और ये लोन नहीं रीपे कर पाए। तो बैंक अब नोटिस इनिशिएट करेगा। मुझे ये बताओ, क्या बैंक ए को नोटिस इनिशिएट करेगा, क्या बी को करेगा, क्या सी को करेगा, क्या डी को भी करेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम पागल पागल हो गए हो क्या, भांग पी के आए हो क्या? डी को क्यों नोटिस इनिशिएट करेगा? क्योंकि डी बाय कंडक्ट, डी ने ओरली एक रिप्रेजेंटेशन दी कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। जब तुम नहीं थे तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, पर तुमने क्यों कहा? अब अगर तुमने अपने आप को शो किया था, रिप्रेजेंट किया था कि तुम इस फर्म के पार्टनर हो, तो आपको भी ये 500 करोड़ की लाइबिलिटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड 125 करोड़ रुपए तुम्हें लाने पड़ेंगे। आई कहानी समझ में? तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, होल्डिंग आउट क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब कोई भी पर्सन बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन, बाय ओरल या बाय कंडक्ट, वो ऐसा रिप्रेजेंट करे, ऐसा एक्ट करे, ऐसा नाटक करे, ऐसी नौटंकी करे कि जैसे वो इस फर्म का पार्टनर है। वो हो ना, लेकिन करे। तो अगर आपने ये एक्टिविटी करके ऐसा किया है, तो ये सिचुएशन में आप कहलाओगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट का मतलब एक पार्टनर, जो पार्टनर ना, एक पर्सन जो पार्टनर ना होते हुए भी पार्टनर की लाइबिलिटी को होल्ड करे, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आई कहानी समझ में? अब देखो, क्या यही बात लिखी जो मैंने आपको बताई है?
जो स्टोरी सुनाइए, क्या वो स्टोरी वर्ड बाय वर्ड लिखी हुई है? देख लेते हैं मैम, अभी आपको जज कर लेते हैं। तुम जज करोगे, हमें जज करोगे यार। अ पर्सन who does not revoke or disclaim the partnership relation after having come to know of it, and a partner by holding out, and he represent himself to be a partner by way of conduct, spoken or written by words, or knowingly permit himself. डी ने कहा ठीक है, तुम बता देना कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूं, मैं भी चुप रहूंगा। एबीसी ने रिप्रेजेंट किया कि ये पार्टनर है हमारी फर्म का, डी चुप है। अबे जब तुम चुप हो तो इसका मतलब है तुम इसका रिवोक नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम पार्टनर हो। तो यहाँ पे देखो, फॉर अ पर्सन टू बी हेल्ड लाइबल एज अ पार्टनर, फॉर अ पर्सन टू बी हेल्ड लाइबल जस्ट लाइक अ पार्टनर, इफ इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश दैट ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, नोइंगली परमिटेड, मैंने आपको परमिशन दी कि आप मुझे अपना पार्टनर बनाओ, हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर, such a representation was made by words spoken or written or by conduct. The other party मतलब banker, the other party on the faith of such a representation gave a credit, आपको उसने लोन दे दिया। The person who held out does or does not know that representative has, he is the person so giving credit. तो ये केस में आप कहलाओगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बोलो कहानी समझ में आई क्या? सुनो बेटा, आप बहुत नन्हे बच्चे हो ना, आप अपने पास से एग्जाम्पल बना के नहीं लिखोगे। जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, अगर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आता है तो एग्जाम्पल मेंशन करोगे, तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही एग्जाम्पल लिखना, समझ रहा है? और कोई एग्जाम्पल इसमें नहीं लगेगा, तो यही एग्जाम्पल देना, ठीक है? चलो, एक कॉन्सेप्ट आता है पार्टनर बाय स्टॉपल। देखो, पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेम है। पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब होता है कि जब आप सामने वाली पार्टी को कहो स्टॉप टू डिनाई, मतलब अगर आपको कोई कहे कि तुम पार्टनर हो तो तुम डिनाई ना कर सको। जब इस पोजीशन में तुम अपने आप को डाल लेते हो तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। फिर से समझो ध्यान से, आप अपने आप को पार्टनर शो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, या आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देते हो जहां पे दुनिया ये जान रही है कि तुम पार्टनर हो और ये तुम्ही ने किया है, तो कानून कहता है स्टॉप टू डिनाई। आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि आप पार्टनर नहीं हो, आपको पार्टनर बनना पड़ेगा। मैम ये जो अभी आपने होल्डिंग आउट बताया ये बिल्कुल वही है क्या? हाँ हाँ, पर स्टॉपल वाइडर कॉन्सेप्ट है, होल्डिंग आउट नैरो कॉन्सेप्ट है। होल्डिंग आउट का मतलब है कि जब भी आप बीइंग अ पार्टनर लाइबिलिटी होल्ड करते हो तो इसको होल्डिंग आउट बोलते हैं। स्टॉपर वाइडर है, स्टॉपर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी मिलेगा, कंपनीज एक्ट में भी मिलेगा, स्टॉपर आपको एलएलपी में भी मिलेगा, हर एक्ट में स्टॉपर मिलेगा। होल्डिंग आउट हर जगह नहीं मिलेगा, स्टॉपर आपको हर जगह। स्टॉपर वाइडर कॉन्सेप्ट है, बट जो मैंने अभी आपको बताया वही है कि एक पर्सन नोइंगली अपने आप को परमिट करता है कि तुम मुझे पार्टनर बता दो, रिप्रेजेंट करता है कि मैं इसका पार्टनर हूं बाय रिटन, स्पोकन और बाय कंडक्ट, तो इस केस में आप पार्टनर बाय स्टॉपल बन जाओगे। स्टॉपल का मतलब होता है कि आपको डिनाई करने का जो अधिकार है वो खो दिया। तो अभी यहाँ पे देखो ना यार, अगर 500 करोड़ का लोन दिया बैंक ने और बाद में 500 करोड़ रुपए बैंक ने डिमांड किए, तो नोटिस ए बी सी डी सबको जाएगा। जब डी के घर पे नोटिस गया, तो डी कह रहा है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। डी के पास नोटिस गया तो डी कह रहा है मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं, मुझसे थोड़ा ना क्लेम कर पाओगे। ना बेटा ना, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तुमने रिप्रेजेंट किया था कि तुम पार्टनर हो, और अगर तुमने रिप्रेजेंट किया था तो तुम्हें ये लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो स्टॉपल भी है, और क्योंकि लाइबिलिटी होल्ड कर रहे हो तो होल्डिंग आउट भी है। आई कहानी समझ में? क्लियर आप लोगों को ये बात? कितने पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने पढ़े? एक एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सब पार्टनरशिप, माइनर एज अ पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपल। मैम दोनों सेम है ना, दोनों में सेम लैंग्वेज लिख सकते हैं। क्या तुम्हें कोई डाउट हो रहा है क्या? अरे मैम ऐसे कैसे कह रहे हो, आपके ऊपर डाउट नहीं हो सकता बेटा, लेकिन फिर भी पढ़ लूं तो पढ़ लो। चलो रीड करो फटाक से, पार्टनर बाय स्टॉपल क्या है जल्दी देखो, और नीचे एग्जाम्पल भी देखना बाबू,
नीचे एग्जाम्पल भी देखना। कौन सा बेटा? बी का? जो पर्सन क्रेडिट दे रहा है वो उसको मतलब वो बिलीव कर रहा है, उसको सच्चाई नहीं पता है और उसने क्रेडिट दे लिया। ये हो गए बच्चे? हम्म। चलो अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट, पार्ट टाइम प्रॉफिट्स होने। देखो कितना खुश हो गए है ना। तुम्हें कहीं जाना है क्लास के बाद, कुछ प्लान करके आए हो, तो तुम इतना खुश क्यों हो गए? वो खुश रहता है। अभी वो जिस दिन बर्थडे था उसका तो दिन उदास था ना। हाँ, हम और तुम सब समझते हैं। आ जाओ यार। ओके, पार्ट टाइम प्रॉफिट ओनली का मतलब होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रमन मेरे पास आया, मैम मैम आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। मैंने कहा तुम्हारे जैसे झल्लों के साथ मैं पार्टनरशिप नहीं करती यार। अरे मैम प्लीज मैम, प्लीज मैम, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ ना मैम, मैं आपका बच्चा रहा हूँ ना मैम, मैम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, ठीक है हम पार्टनरशिप करेंगे, कैपिटल लेके मैं नहीं आऊंगी। भाई मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ यही बहुत बड़ी बात है, तो मैं पैसे वैसे लेके नहीं आऊंगी। कहा, ठीक है चलेगा। देख भाई, मैं प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करूंगी या लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी? मतलब मैम कैपिटल भी लेके नहीं आओगे, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करोगे, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। हाँ अगर एग्रीमेंट करना हो करो, जब तक तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म लॉस कमाएगी मैं उसमें कुछ भी नहीं पार्टिसिपेट करूंगी। जिस दिन तुमने एक भी रुपया प्रॉफिट कमाया सर हमारा शेयरिंग आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो जब पार्टनर्स कोई एंट्री करता है और एंट्री के टाइम पे वो ऐसा एग्रीमेंट करता है कि सिर्फ हम प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बन रहे हैं, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट होंगे तो शेयर करेंगे, तो इस तरीके की रिलेशनशिप को बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। आई बात समझ में? देख लो, all partners may agree that a partner shall get a share only in the profits and shall not be liable to contribute towards the losses। समझ रहे हैं बात को? जब पार्टनर कहते हैं कि मैं तो लॉसेस शेयर नहीं करने वाला, he is called a partner in profit only and he is liable for all the debts of the firm, he is bound to contribute to the losses of the firm when the other partners private source are not sufficient to make up the losses, this is due to the fact that all partners are jointly and severally liable। मतलब मैम देखो, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। तो अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि हम सिर्फ ऐसे प्रॉफिट्स के लिए, तो प्रॉफिट शेयर करेगा, बट अगर डिसोल्यूशन वगैरह हो रहा है और प्रॉफिट्स फर्म के खत्म हो गए और लाइबिलिटी राइज हुई है, तब तो फिर ये सिचुएशन में तो आपको सभी पार्टनर्स को लाइबिलिटी मिट आउट करनी पड़ेगी। ऐसे देखो, ऐसे एक्स वाई एंड जेड ये तीन पार्टनर। हाय आए, आ जाओ आ जाओ, भैया के लिए तालियां हो जाओ यार। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बहुत बधाई। तो भैया फाइनली हो गए, खुश रहो खुश रहो। भैया फाइनली हो गए सीए फाइनलिस्ट है ना, सीए फाइनल में पहुंच गए भैया। हमारे पास सीए फाउंडेशन में आए थे, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो भैया हमारे पास सीए फाइनल फाउंडेशन में आए थे, और भैया ने सीए फाउंडेशन यहीं से किया, सीए इंटरमीडिएट किया, और फाइनली भैया आज हमारे साथ हैं। और भैया सीए फाइनल काजू कतली लेके आए हो? थैंक यू। तो भैया हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भैया ना सीए फाइनल में पहुंच गए और अब जा रहे हो, ओरिएंटेशन वगैरह हो गया तुम्हारा? अच्छा आईडीटी होनी है। चलो बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि फाइनली हमारा छोटा सा बच्चा आया था हमारे पास। और भैया मजे की बात बताओ, आ जाओ आ जाओ सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ कैमरे में आ जाओ।
तो भैया की खास बात कि भैया साइंस बैकग्राउंड से है ना बेटा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं ना कि मैम मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को अकाउंट्स नहीं आती है, मेरे मेरे को कैसे होएगा। तो आपके सामने भैया खड़े हुए हैं जो कि साइंस जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं। हाँ इधर कैमरा मैंने बोला है ना, जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिनको अकाउंट्स वगैरह कुछ नहीं आती है, सच कुछ नहीं आता था। तो भैया आए थे मेरे पास कि मैम हो जाएगा ना साइंस बैकग्राउंड से। मैंने कहा था हाँ हाँ तुम बस भरोसा रखो हो जाएगा। एंड फिर सीए फाउंडेशन में भी अच्छा स्कोर किया था, 250 के राउंड स्कोर किया था। कितना स्कोर किया था? 220 किया था। तो ठीक है अच्छा स्कोर किया था। साइंस बैकग्राउंड का बच्चा था, पहली बार में क्लियर किया था एंड फर्स्ट टाइम क्लियर कर लेते ना, 2 महीने में किया था। और इकोनॉमिक्स की क्लास में तुम नहीं आ रहे थे मेरे। मेरे को एक बड़ा थैंक यू सो मच। तो मेरे को एक बड़ा गुस्सा आती थी इसके ऊपर कि ये बच्चा मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में बहुत कम आता था। तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी इसके ऊपर, मैं इसको बहुत चिल्लाती थी, इसको बहुत सुनाती थी। लेकिन फिर एक टाइम सुनाना भी बंद कर दिया कि अच्छा पढ़ता था ये। तो ये आता ही नहीं था, क्या तो हाँ क्या सुनाऊंगी। लेकिन फिर अच्छा क्या 2 महीने में इसने सीए फाउंडेशन क्लियर किया। जो लोग कहते हैं ना कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, अकाउंट्स नहीं आती है, क्लियर कैसे करेंगे। इधर आ जाओ, जनता भी देखेगी तुम्हें, है ना। और 2 महीने फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट एंड फाइनली आज भैया सीए फाइनल में, है ना। चलो जल्दी से सीए फाइनल पास करके आओ यार, है ना। पार्टनरशिप करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ नवंबर 27, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये नहीं 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 अरे नहीं नहीं तुम गा रहे, अरे तुम मीठा खाओ भाई, तुम पूरा खा लो। थैंक यू सो मच। वैसे मैं मिठाई नहीं खाती हूँ, बट बच्चे लेके आते तो मैं जरूर खाती हूँ, है ना। हाँ भूख लगा देंगे आप, ठीक है। तो भैया को एक बार फिर से भैया की तालियां बजा दो। भैया ने चलो फिर ऑफिस में बैठो, फिर मैं आती हूँ ना। ये रख दो, संजय को खिलाओ, नालायक। वैसे संजय ने इस बार आ जाओ, संजय ने इस बार ग्रुप 1 क्लियर है भैया। आ जाओ भैया की कहानी बताते हैं आप लोगों को। तो भैया की कहानी ये कि भैया हमारे पास आए थे ग्रुप 1 में 120 दिन पहले। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखी होगी भैया की वीडियो पड़ी हुई है। 120 दिन पहले आए थे सीए इंटरमीडिएट में भैया मेरे पास। और भैया ने कहा था कि मैम हो जाएगा। भैया ने 70% कोर्स किया था एंड भैया ग्रुप 1 पास कर गए 120 दिनों में। फिर भैया ने बहुत स्पीड बहुत तेज करी और ग्रुप 2 की तैयारी करना स्टार्ट किया। 60 दिन की प्रिपरेशन में भैया ने बहुत अच्छा स्कोर किया, सभी सब्जेक्ट में पास थे, बस एग्रीगेट नहीं बन पाया भैया का। तो अभी सेकंड ग्रुप में कोई बात नहीं है, जनवरी में, है ना, जनवरी में हो जाएगा। लेकिन 60 दिनों की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा स्कोर किया, सभी 40 करके मार्क्स आए इनके, सभी सब्जेक्ट में पास है, बहुत अच्छा स्कोर किया भैया ने। 60 डेज में बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इतने अच्छे स्कोर पे पहुंच जाओ, और 120 दिनों में भैया ने ग्रुप 1 क्लियर किया था, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी अच्छी बात थी भैया की, है ना। तो एक बार भैया की भी तालियां बजा दो यार, बहुत बढ़िया। तो वापस आ गए फिर, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो बैठो, फिर ऑफिस में आते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आते हैं, ठीक है। चलो तुम लोग भी कुछ ऐसा काम करो कि मैं तुम लोगों को भी यहाँ बुला के, मतलब तो खुद ही आए थे, आए तो मैं बुलाऊं और है ना। और तुम लोग भी काजू कतली लेके आना या तो फिर मोतीचूर के लड्डू लेके आना यार, ठीक है ना यार। हाँ हाँ क्या लेके आओगे? दोनों नहीं आओगे? मैं तुम्हें पास करवा दूंगी यार। चलो लेकिन मतलब देखो ये बच्चों का दोनों की अपनी एक अलग स्टोरी है कि एक बच्चे ने 120 दिन में ग्रुप 1 क्लियर किया, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। 120 दिन में फाउंडेशन में भी पास होने में आप लोगों को डर लगता है, 120 दिन में उसने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया। 60 दिन में बहुत अच्छा स्कोर किया उसने, सारे सब्जेक्ट में पास था, बस एग्रीगेट नहीं बन पाया। और वो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा था और सीए फाइनल में पहुंच गया। तो भरोसा रखो हम पे, डेफिनेटली नैया पार लगाएंगे। फाउंडेशन से लेके इंटरमीडिएट तक बिल्कुल बस बने रहो, भरोसा रखो एंड सीए फाइनल पहुंचा के रहेंगे यार, है ना। किसको? एक ही कदम बेटा किया, एक ही कदम में किया, साथ में किया था, लेकिन फिर ग्रुप 1 दिया था पहले, ग्रुप 2 दिया बाद में। लेकिन अच्छा किया, लेकिन मतलब बालाजी महाराज की कृपा है इस ऑर्गेनाइजेशन पे। जो भी थोड़ा बहुत भी अच्छा पढ़ेगा पक्का पास हो जाएगा। थोड़े से एफर्ट्स आपको करने, बाकी एफर्ट्स हम करेंगे।
एंड पीपीसी पे बालाजी महाराज की कृपा है निकल जाएंगे, है ना। बट ऐसा नहीं है कि अब बालाजी महाराज की कृपा है तो तुमने सिर्फ एडमिशन लेना है फिर तुम्हें घर बैठना है। भैया पीपीसी में एडमिशन ले लिया है, अब घर बैठूंगा और वहां पे बालाजी महाराज की कृपा तो है नारायक। एफर्ट्स करने पड़ेंगे तुम्हारे को, समझ रहे? एफर्ट्स करोगे तब होएगा। तो थोड़े एफर्ट्स तुम करो, जैसा जैसा कहते जा रहे वैसे वैसा करते जाओ। आज सुबह ये भैया की स्टोरी में सुना रही थी बच्चों को कि भैया से हमने क्या कहा था, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करके भेजो। मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ उसकी चैट, अगर तुम लोगों को दिखेगी, पास वालों को तो बिल्कुल दिखेगी। ये देखो श्रेयस है, ये 2023 में मेरे पास आया फाउंडेशन के लिए, 2024 में सीए फाइनल में पहुंच गया। 24 चल रहा है बेटा, 2023 में ये मेरे पास आया था, मैंने नाम भी सेव किया है, श्रेयस सीए फाउंडेशन 2023 दिख रहा है, और 2024 में फाइनल में पहुंचा दिया। अब देखो यहाँ पे भैया के, यहाँ पे देखो, ये तो दिख रहा होगा सबको। जब देखो इसको मैं जितना बोलती थी आज ये पेपर सॉल्व करके भेजो, ये दिन में कहीं भी है, रात में मुझे 2 बजे पेपर सॉल्व करके भेजेगा, लेकिन भेजेगा। ये देखो, ये सबको दिख रहा है, कैमरा वाला सबको दिख रहा है। ये देखो, ये इसके पेपर्स है, ये आरटीपी, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जितना मैं कहती जा रही थी यार, ये रात में 2 बजे 3 बजे इसको जब टाइम मिल रहा है, अपने घर में जिम्मेदार बच्चा है, अपना घर बनवा रहा था जब इसका एग्जाम था। तो घर बनवाते बनवाते इसने, जो लोग कहते हैं ना कि हमें काम बहुत ज्यादा, ये देखो मेरा पूरा ग्रुप ना इससे भरा हुआ है। ये देखो, देख रहे हो, टोटल कितना, ये सिर्फ मुझे, मैंने इससे कह रखा था कि सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, सारे मॉक टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहां करवाती हूँ, वो अलग बात है, राइटिंग प्रैक्टिस करके तुम मुझे भेजोगे। ये बच्चा कभी नहीं भूला, अभी एग्जाम देने के बाद भी मुझे भेज रहा था कि मैम क्या पता फेल हो जाऊं, तो तैयारी तो आगे की करनी है, और पास हो गया वो तो अलग बात है, समझ रहे हैं? तो इस तरह के बच्चे बेटा पास होंगे, जितना कहते जाएं आंख बंद करके फॉलो कर लो बस। जितना, अगर तुमको सचमुच पास होना है, सीए इंटरमीडिएट तक तुम्हें पास करवा के भेजेंगे। एक ही 2023 में आया था, 24 में सीए फाइनल में पहुंच गया है, पास करवा के भेजेंगे। और जितना कहते जाए आंख बंद करके करते जाओ बस, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो स्टडी मैट दिया है इसमें सब है, आंख बंद करके अक्षर सा फॉलो कर लो, पास हो जाओगे, समझ रहे हैं? तो और पूछो मुझसे कि मैम कौन से टॉपिक करने हैं, क्या क्वेश्चन करना है, आज का SW आपने नहीं दिया, आज क्या करूं, ऐसे करता था ये, और आज तुम्हारे सामने उसका रिजल्ट है यार। 1 साल के अंदर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों पास करवा दिए, समझ रहे हैं? तो आंख बंद करके फॉलो करो, जो कहते जा रहे हैं वो करते जाओ, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा। ना जाने कितनों को पढ़ा दिया और कितने पास होके कितने निकल गए यार, है ना। तो जिनको पास होना है वो डेफिनेटली निकल जाओगे यार, है ना। बस फॉलो करो आंख बंद करके, डाउट मत करो, क्योंकि अगर आपके मन में एक भी बार डाउट आ गया तो बेटा उस डॉक्टर की दवाई फायदा, वो डॉक्टर कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उस डॉक्टर की दवाई फायदा नहीं करेगी जिस डॉक्टर पे आपको डाउट है। और बेटा एक झोला छाप डॉक्टर जिसने एक मल्टीविटामिन दे दी, आपको भयंकर बीमारी, आपने ये बिलीव करके खाया कि इससे बेस्ट कोई नहीं है, आप पास हो जाओगे बेटा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये बात जो मैं कह रही हूँ साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अमेरिका में इस पे बहुत रिसर्च हुई है। तो वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ कि आंख बंद करके बस जो कहते जाए वो करते जाओ, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, कहीं कोई वो दिक्कत नहीं। जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, जो कहानी बता रहे हैं वो बेस्ट कहानी बता रहे हैं, बस तुमने वो उसको बिलीव करना है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, करके आना है ना। और बिना मेहनत के देखो कुछ नहीं होता है, मेहनत तो आप ही को करना है, हम तो मार्गदर्शक है, हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, यहाँ नहीं चलना है। रिजल्ट आपके हाथ में आए, जैसे मेरे ये जफर भैया है, 2 दिन से देख के ना मुझे इनका, मेरा दिल खुश हो जाता है यार। 2 दिन से मैं इनको देख रही हूँ, मैंने इनको समझाया, मुझे पता नहीं इनको क्या दिल पे लगी है। भैया 2 दिन से इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि मेरी एकदम आत्मा खुश है भैया से, भैया बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो बस बात मानते जाओ, कहना मानते जाओ, जो कहते जा रहे हैं वो करते जाओ, है ना, रिजल्ट आपके हाथ में, ठीक है। चलो तो क्या पढ़ा रहे थे यार हम, पार्ट टाइम प्रॉफिट ओनली, है ना। अच्छा, तो एक्स वाई एंड जेड तीनों पार्टनर है, जो मिस्टर जेड है ये पार्ट टाइम प्रॉफिट ओनली है। तो अगर इस फर्म को कोई लॉस हुआ तो लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बेटा,
लेकिन मान लो ये फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, और डिसोल्यूशन के टाइम पे मान लो फर्म के ऊपर लाइबिलिटी अराइज हुई 10 लाख की, और फर्म की एसेट बिक गई और 8 लाख रुपए रिकवर हुए, तो 2 लाख रुपए की डिफिशियंसी आ गई। ये डिफिशियंसी एक्स भी लेके आएगा, वाई भी लेके आएगा और जेड भी लेके आएगा। समझ रहे हैं? तो डिफिशियंसी तीनों लेके आएंगे अगर फर्म डिसॉल्व हुई तो, और अदरवाइज ये लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट में करेंगे, लेकिन लॉस अलग और लाइबिलिटी अलग। लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर लाइबिलिटी राइज हुई तो लाइबिलिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। समझता है ये बात को? चलो, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाता है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अगली क्लास में राइट्स एंड ड्यूटीज पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी एग्जाम का। टेस्ट पेपर आ रहे होंगे, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको बहुत सीरियस होके दो, बहुत सीरियस होके दो टेस्ट ना। जिनको पास होना है वो देंगे टेस्ट सीरियस होके, ठीक है? मान लो 5 ही नंबर आते, 50 में 5 नंबर आते हैं, अभी टेस्ट पेपर आएगा, प्लीज सब पार्टिसिपेट करो यार। तुम्हारे 5 नंबर आए, तुमने बाकी के जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, तुम्हारे पेपर में तुमको मिले, तुम घर जाके करोगे यार, समझ रहे हो? लेकिन प्लीज टेस्ट में पार्टिसिपेट करो यार, टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट पेपर आ रहा है, जो जनवरी 25 के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे रुकेंगे और टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? बाय बाय।